देखो, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी find the maximum velocity of the block if it is moved x, if it is moved x and released. Find the maximum velocity of the block if it is moved x and released. ट्राई करिए। हाँ, सब नेचुरल लिख लो। इनिशियली द ब्लॉक वाज इन रेस्ट। डिस्कशन नहीं, आप में से करो। इतना दिन में तो सब भूल गए होंगे ना। चलो बताएं फिर। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था। अच्छा, ये रेस्ट पे होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये भी नेचुरल लेंथ और ये भी नेचुरल लेंथ। जब इसको एक्स इधर खींच के छोड़ देंगे, मान के चलो कि ब्लॉक ये वाला यहाँ आ गया, यहाँ से एक्स। अच्छा, जैसे इसको यहाँ से छोड़ेंगे ब्लॉक, क्या होगा? इधर जाएगा, क्योंकि ये कंप्रेस्ड हो चुका होगा, तो ये भी इधर, और ये इलोंगेट हो चुका तो ये भी इधर खींचेगा, यानी ये ब्लॉक इधर जाएगा। चलो, हमको वेलोसिटी निकालना है कि मैक्सिमम? मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो कि जब ये आते जाएगा तो ये भी इसको धकेलते जाएगा, ये भी इसको खींचता जाएगा, तो यहां से लेकर वापस यहां तक जब तक आएगा उसका वेलोसिटी बढ़ता रहेगा या वही रहेगा? बढ़ता रहेगा, फोर्स लगता रहेगा। वापस उसी पोजीशन में एक बार आएगा। अच्छा, यहाँ रुक जाएगा कि पार होगा? पार। जैसे ये पार होगा, उसके बाद खुद एनालाइज करो कि इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा? घटेगा, क्योंकि अब फोर्स उल्टा लगना स्टार्ट होगा। यानी ये क्लियर हो गया कि इसी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। तो अगर हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से पहले हम लोग ये डिसाइड करते थे कि कहां से कहां तक लगाना है। तो अगर हम इसको मान लिए कौन सा पोजीशन? इनिशियल। और इसको कौन सा मान लिए? फाइनल। इनिशियल से लेकर फाइनल तक कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है? एक स्प्रिंग फोर्स की दो? दो स्प्रिंग फोर्स K1, स्प्रिंग फोर्स K2, और कोई फोर्स? ये सब फोर्स तो लगता ही रहेगा।
टोटल कितना फोर्स लगा? 4। वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय mg 0। बताओ K1 का स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन यहां से लेकर यहां तक, प्लस की माइनस, पहले ये बताओ। यहां से लेकर यहां तक ये स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा? इधर ही। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा? इधर ही। तो लिखेंगे हाफ K1 एक्स स्क्वायर। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स 2 का वर्क डन प्लस की माइनस? फिर से ये स्प्रिंग इसको किधर खींचेगा? इधर। डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? इधर। हाफ K2 एक्स स्क्वायर। और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली लेंगे हम कितना? हाफ m v max का होल स्क्वायर। और इनिशियल कितना है? 0। सॉल्व करो, देखो आंसर आ जाएगा। v max आ जाएगा रूट अंडर K1 प्लस K2 बाई 2m। और x किधर आ जाएगा? देखो यही आ रहा है क्या, या उल्टा कुछ लिख दिए? अच्छा 2 नहीं आएगा, 2 क्या, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा याद आ गया होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे करते थे। हाँ, चैप्टर भी याद आ गया। साइंस लिए थे, ये भी याद आया कि नहीं? ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो आज का, वर्क। अच्छा, अभी तक वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ एक बॉडी पे लगा रहे थे कि बहुत सारे बॉडीज पे? एक ही बॉडी पे लगा रहे थे ना। अब लिखो, लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन अ सिस्टम। अब पूरे सिस्टम पे ही लगाना है। वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन अ सिस्टम। देखो, अब सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के हेल्प से बताते हैं। अच्छा इधर देखो, इस क्वेश्चन को पहले एनालाइज करें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बात की बात है। इसको अगर हम छोड़ दें, तू बता, छोड़ने से क्या होगा? किधर? दोनों नीचे। 6 kg नीचे जाएगा, 4 kg ऊपर जाएगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हम लोग निकालते भी थे। लेकिन अब हमसे ये पूछा है कि अगर 6 kg वाला नीचे गया कितना? 2 मीटर, तो 4 kg वाला ऊपर कितना जाएगा? 2 मीटर। तो बड़ा बात नहीं है ये। तो आपसे ये पूछा है कि जब ये 2 मीटर नीचे आएगा उस समय इस 6 kg का नीचे एक वेलोसिटी होगा। अच्छा, 4 kg वाला कुछ यहाँ पहुंच जाएगा, इसका वेलोसिटी उतना ही होगा कि कुछ अलग होगा? कुछ अलग। वाह, कुछ अलग अगर हुआ तो धागा टाइट रहेगा कि टूट जाएगा? टूट जाएगा। इसका मतलब दोनों का वेलोसिटी भी क्या रहेगा? सेम। आपसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी। अब हम लोग करेंगे क्या, एक काम करो, तुम ही लोग से करवाते हैं। सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ 4 kg वाले पे, और इधर लगाओ 6 kg वाले पे। ट्राई करो तो सब लोग। लगाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी।
चलो साथ साथ करते हैं। अच्छा 4 kg वाले पे कौन कौन सा फोर्स, जल्दी जल्दी बताओ। टेंशन और mg। फटाफट बताओ, टेंशन का वर्क डन, टेंशन ऊपर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। mg किधर है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, तो -40 इंटू 2 इज इक्वल टू, चेंज का मतलब फाइनल लिख लेते हैं, हाफ इंटू, और इनिशियल कितना था, 0। इस पे ये नीचे जा रहा है ना, टेंशन किधर, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर, नीचे, तो -t इंटू 2, mg नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा, तो +60 इंटू 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 इंटू वी स्क्वायर, और इनिशियल कितना था, 0। दोनों पे लिख लिए। अब हम कर क्या सकते हैं अलग, मतलब इसको बनाने का और तरीका कैसे, या तो तुम टेंशन कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देगा तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो बताओ फायदा क्या होगा, टेंशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम, और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना भी है कि अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें तो ये टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा। 60 इंटू 2 -40 इंटू 2 इज इक्वल टू हाफ 6 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू वी स्क्वायर। तो फटाफट बताओ कितना आएगा, कितना, हाँ कितना आ रहा है, 2√2। देखो तो आ रहा है ना। अब इस वेलोसिटी का निकालने का बहुत तरीका है, बहुत तरीका। एक तुम काइनेमेटिक्स से निकाल सकते हो, कैसे, काइनेमेटिक्स से डायरेक्ट, अच्छा वो एक्सेलरेशन इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना, 60 - 40 कितना हुआ, 20, 20/10 कितना हो गया, 2। किसी पे भी हम अगर इक्वेशन लिखें, s इज इक्वल टू ut या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन 2, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 2। तो देखो वेलोसिटी यहां से भी कितना आएगा, यानी हम इसको काइनेमेटिक्स से भी निकाल सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ सीखना क्या है कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है। यहाँ टेंशन एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल फोर्स है, इंटरनल। जब हम दोनों को ऐड किए तो टेंशन टेंशन कैंसिल हुआ। तो आज के बाद याद रखना है, लिख लो नोट में एक पॉइंट, आज के बाद बस आसान करने के लिए, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, नोट में एक पॉइंट लिखिए, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस on a system, work done by internal forces on a system is always 0। यानी आज के बाद हम इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन हमेशा कितना होता है, 0। अच्छा वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस 0 होता है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम 0 होता है, सिस्टम, जब सिस्टम का बात किए तभी 0 हुआ। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, समझना ध्यान से, हाँ ये तो हम अलग अलग करके लिखें। इस क्वेश्चन को बनाने का, ये उतार लिए यहाँ तक सब लोग, उतारो पहले अच्छे से, उसके बाद बताते हैं कि इस क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताएंगे। हो गया, उतारे, इधर देखो, हाँ हम इसको मिटा रहे हैं पूरा। देखो अगर हमको डायरेक्ट एक सिस्टम पे, अगर हमको वर्क डन लिखना है सिस्टम पे डायरेक्ट, तो पूरे सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स है, पूरे सिस्टम पे टेंशन का 6 kg का यानी 60 का, और 4 kg यानी 40 का, और कोई फोर्सेस। तो जब हम सिस्टम पे वर्क डन लिखेंगे तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन कितना होगा, 0।
अब पूरे सिस्टम में हम देखेंगे 60 नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा, तो लिखेंगे 60 इंटू 2 डायरेक्ट। 40 नीचे, 2 ऊपर, तो लिखेंगे -40 इंटू 2। ये टोटल लिख दिए वर्क डन ऑन सिस्टम, डायरेक्ट लिख दिए, इज इक्वल टू, अब क्या लिखना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब पूरे सिस्टम का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, तो पूरे सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ 6v² प्लस हाफ 4v²। ये पूरे सिस्टम का फाइनल हुआ, माइनस, और पूरे सिस्टम का इनिशियल कितना है, 0। देखो ये चीज और ये चीज दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम। यानी कि अब अगर हमको पूरा सिस्टम मिला तो हम डायरेक्ट सिस्टम पे ही लिख देंगे, खाली उसमें वर्क डन 0 किसका ले लेंगे, इंटरनल का। इंटरनल का कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर वेलोसिटी सेम हुआ तब ना, यहाँ वेलोसिटी सेम है ना, अगर वेलोसिटी सेम है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वेलोसिटी फिर अलग अलग हुआ तो लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए इसी को समझते हुए। अब बताते हैं, याद है हम लोग को पढ़ते थे समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, याद है एलएलएम में ये पढ़ते थे ना, समेशन टी डॉट ए कितना होता है, 0। अब वो कहां से आता है, अब यहां से समझ सकते हो। यहाँ टेंशन हमेशा एक्सटर्नल की इंटरनल, इंटरनल। तो इंटरनल का मतलब समेशन टी डॉट एक्स, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क हुआ, ये कितना हो गया, 0। एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो समेशन टी डॉट ए कितना आ जाएगा। इसीलिए तीन चीज लिखते थे, और ये तीन चीज तभी लिखते थे जब वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस कितना होता है, 0। समझ में आया, ये तीनों लिख लो बगल में, कि किसी भी सिस्टम पे समेशन टी डॉट एक्स भी 0 होता है, टी डॉट वी भी 0 होता है, टी डॉट ए भी 0 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाओ बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। Find the velocity of 6 kg block. Find the velocity of 6 kg block क्वेश्चन क्या था, लिखे सब लोग। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 6 kg ब्लॉक, हाँ वो 2 मीटर आगे जाएगा, व्हेन 4 kg ब्लॉक मूव्स 2 मीटर, व्हेन 4 kg ब्लॉक्स मूव्स 2 मीटर।
इतना आसान नहीं है, गलती हो गया तुमसे। इसमें बहुत सावधानी से बनाना है, एक भी चीज गलती हुआ आंसर गलत आएगा। √20, चलो पहला आंसर √20 लिख लेता है। और किसी का आंसर कुछ? हाँ, √20, इसके अलावा किसी का कोई आंसर? √60 चलो दूसरा आंसर और कोई आंसर? √60/11। अच्छा इधर देखो गलती क्या क्या हुआ होगा एक बार। सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि अगर ये 2 मीटर आगे जाएगा तो ये नीचे कुछ x जाएगा, ये x कैसे निकलेगा? तो अभी पढ़े हम लोग समेशन T.x कितना होता है? 0। इस पे टेंशन आगे 2 आगे तो लिखेंगे, अच्छा इस पे टेंशन T मान लेते हैं, T तो इसमें कितना होगा? 2T। T आगे इंटू 2 मीटर आगे है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस ले लिए। इस पे 2T किधर होगा? ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, -2T इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। T कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया? 1। पहला चीज निकाल ली। उसके बाद एक चीज और निकालना था कि जब ये 2 मीटर आगे जाएगा तो मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कितना? v। तो जब ये नीचे आएगा तो इसका वेलोसिटी v ही रहेगा कि कुछ अलग होगा? तो मान लेते हैं इसका v'। फिर अभी हम लोग पढ़े समेशन T.v, v कितना होता है? 0। उस पे लिखेंगे T इंटू वी, और इस पे 2T ऊपर होता है और v' नीचे। T कैंसिल हो गया, v' का वैल्यू कितना आ गया? इतना चीज पहले निकालना था। उसके बाद इस पूरे सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स एक ही बार लिखवा दो। एक तो टेंशन है, दूसरा इस पे नॉर्मल, इस पे mg और इस पे mg। टेंशन का वर्क डन 0, इंटरनल है। नॉर्मल का वर्क डन, नॉर्मल परपेंडिकुलर हो गया। इस पे इसका mg का वर्क डन जी। तो वर्क डन सिर्फ किसका आया? 60 का। तो 60 कितना नीचे गया? ये कितना नीचे? तो यहां लिखेंगे 60 इंटू 1। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो 60 इंटू 1 इज इक्वल टू
सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ इंटू 4 इंटू V² प्लस हाफ इंटू 6 इंटू V/2 का, ये हो गया फाइनल। और इनिशियल कितना था, कोई यहां से V कैलकुलेट किए हो, कितना आ रहा है इसको कैलकुलेट करने पे, ये वाला है ना, √60/, तो फाइनल आंसर कितना आया। देखो अब फिर हम लोग से क्या गलती हो गया, हमसे किसका वेलोसिटी पूछा गया है, V, अच्छा V डैश ही पुट कर दिए क्या, एक मिनट एक मिनट जी, इसको मिटाते हैं। मेरे को ये पहले बताओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से V कितना आ रहा है, चलो हम ही सॉल्व कर लेते हैं। 60 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2V² प्लस V²/4, 3V²/4, 8 3 11, 60 इज इक्वल टू 11V²/4, तो यहां से V आ रहा है तुम्हारा 60 × 4/11 का अंडर रूट, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स √60/11, ये V का वैल्यू आया। ठीक है, अब हम यहां से ये बोलेंगे V का, इसका वेलोसिटी है ना, हमसे पूछा किसका गया है, तो इसका वेलोसिटी V है कि V/2 है, तो यहां से V डैश लिखेंगे √60/11, ये वो फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसमें एक भी चीज अगर गलती हुआ, अगर वो x गलती निकला तो भी आंसर गलत होगा, वेलोसिटी निकला तो भी आंसर गलत होगा। तो यहाँ एक चीज पता है क्या फायदा हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है, ये वर्क डन ऑन अ सिस्टम पढ़ने का फायदा क्या हो रहा है, ये पहले बताओ। इसमें टेंशन का वर्क डन कितना डायरेक्ट लिख रहा है, 0, वरना अगर हमको निकालना होता तो हमको फिर से एक्सेलरेशन निकालना होता, फिर टेंशन का वैल्यू निकालना होता, फिर पुट करेंगे तब आंसर आएगा। तो सिस्टम में हमेशा वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस कितना होगा, 0। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए, टॉपिक डालो, उतार नहीं उतारे, उतारो उतारो, हाँ बोलिए, ठीक ठीक हम देख लेते हैं ना, कल कितने बजे, बोलिए, ठीक ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आप कितने बजे आइएगा आप लोग सुबह में, ठीक ठीक हो जाएगा ना उसमें वजह से, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। और वो जो बटुरा ठो बनाने के लिए तो कल ही बनेगा ना, ठीक ठीक ठीक, हाँ थोड़ा गर्मी लग रहा है, एसी अभी ऑन हो गया है, हाँ चलो। क्या है, किस खुशी में,
तो यहाँ जाया करना डीपीएस में। चलो बढ़िया। चलो नेक्स्ट लिखो, टॉपिक डालो, फोर्सेस इज ऑफ टू टाइप्स। देखो फोर्सेस को हम लोग बहुत सारे कैटेगरी में बांटे हुए थे, जैसे कि बहुत कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं, फोर्सेस को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक कांटेक्ट एक नॉन कांटेक्ट। और फोर्सेस को किस कैटेगरी में बांट सकते हैं? सब पढ़ के आया, वेरी गुड। तो यहां पर फोर्सेस को दो कैटेगरी में बांट रहे हैं इस चैप्टर में। एक को बोलेंगे कंजर्वेटिव और दूसरे को बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है। अब जिस फोर्स को कंजर्वेटिव के कैटेगरी में आना होगा उसको दो टेस्ट पास करना होता है। जो फोर्स ये दोनों टेस्ट पास करेगा वही कंजर्वेटिव के कैटेगरी में होगा, और एक में भी फेल हो गया तो किस कैटेगरी में? नॉन कंजर्वेटिव। तो तुमसे कभी कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हमेशा पूछेगा व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब वो दो टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट, उस फोर्स का जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द फोर्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब कि वर्क डन पाथ्स का इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब हम उसका वर्क डन कहां से किस रास्ते से लेके जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता? नहीं करता। तो अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो वो डिपेंड किस पे करेगा? इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यानी कि जो फोर्स का वर्क डन सिर्फ डिपेंड करेगा कि कहां से स्टार्ट हुआ और कहां खत्म हुआ, किस पाथ से लेके जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। वो अगर ऐसा हो गया तो वो पहला टेस्ट पास कर गया। दूसरा टेस्ट बताओ तो, अगर स्कूल में पढ़ो तो। खाली कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव याद रहा, बाकी भूल गए। दूसरा टेस्ट ये है कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ शुड बी जीरो। क्लोज पाथ का मतलब जहां से स्टार्ट करेंगे वहां खत्म करेंगे। जहां से स्टार्ट करके अगर वापस वहीं पर खत्म करें और टोटल वर्क डन निकालें और वर्क डन कितना आ गया? जीरो। तो ये दूसरा टेस्ट है। तो जो फोर्स ये दोनों टेस्ट पास कर लेगा वो कंजर्वेटिव, और एक में भी फेल हो गया तो नॉन कंजर्वेटिव। सीधा सा। अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कौन कौन सा फोर्स ये सब पास करेगा और कौन कौन सा फेल करता है। कल ये उतारो। आपसे कोई नहीं पूछेगा नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, कभी नहीं पूछेगा। हमेशा पूछेगा कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है। सेकंड वाला, अगर हम जहां से स्टार्ट करेंगे और वापस वर्क डन करके वहीं आ गए और टोटल क्लोज पाथ में वर्क डन कितना आ गया, तो वो दूसरा टेस्ट है। अगर वो जीरो आता है तो समझो दूसरा टेस्ट पास किया, अगर जीरो नहीं आया तो दूसरा टेस्ट फेल कर गया। ठीक है, लिख लिया सर सबको? स्कूल में पूछा होगा ये क्वेश्चन वगैरह, अगर नहीं पूछा? क्या फिजिक्स का पेपर? फिजिक्स अच्छा चला गया पेपर जी? अच्छा, हम लोग तुम्हारा अच्छा नहीं गया, पेपर बहुत अच्छा था। वाह, तो पार्टी बनता है। नहीं नहीं। हाँ?
अच्छा, फिजिकल एजुकेशन में डर लग रहा है। चलो लिख लिए। चलो देखो, हाँ हम एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे कि हम सबसे पहला फोर्स लिए, कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव के कैटेगरी में आता है कि नॉन कंजर्वेटिव में, एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करने का उपाय, अच्छा एक एम मास को, इस एम मास को अगर एच हाइट नीचे लाएंगे तो बताओ तो वर्क डन बाय एम जी कितना हुआ, एम जी एच, प्लस की माइनस, प्लस। तो हम इसको मान लिए इनिशियल और इसको क्या मान लिए, फाइनल। एक और पाथ पे करते हैं, ठीक है। यहां से पहले इसको इधर लाते हैं, बताओ यहां से लेके यहां तक कितना, एम जी एच। अच्छा वापस इसको यहां लाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक वर्क डन बाय एम जी 0। तो इस पूरे पाथ में टोटल कितना हुआ, एम जी एच। यानी कि इधर से भी आए तो एम जी एच हुआ, इधर से भी आए तो कितना हुआ, एम जी एच। अगर हम एक कर्व्ड पाथ लेते हैं, बताओ अगर यहां से भी आएंगे तो वर्क डन बाय एम जी एच, और फिर इधर आ गए, वर्क डन बाय एम जी यहां से 0। तो इस पूरे पाथ में कितना हुआ, एम जी एच। यानी कि एक चीज हम यहां नोटिस क्या किए कि यहां से लेकर इस पॉइंट तक लाने में हम कोई भी पाथ यूज कर रहे हैं, वर्क डन बाय एमजी हमेशा कितना आ रहा है, एमजीएच। तो क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, इनिशियल और फाइनल। तो एमजी क्या पहला टेस्ट पास किया कि फेल कर गया, पास कर गया। ठीक है, अब दूसरा टेस्ट कर लेते हैं फटाक से। तो दूसरा टेस्ट में मतलब हमको कैसा करना है, क्लोज पाथ पे। तो एक काम करते हैं, इस एम को नीचे लाएं, वर्क डन बाय एमजीएच, वापस ऊपर ले गए, माइनस एमजीएच, टोटल कितना हुआ, 0। तो इसका मतलब क्लोज पाथ में इसका वर्क डन कितना आ रहा है, 0। तो ये दूसरा टेस्ट पास किया कि फेल कर गया, पास किया। तो अगर ये दोनों टेस्ट पास कर गया तो आज के बाद याद रखना ये एमजी किस कैटेगरी में आएगा। अब सबको ऐसे पढ़ना नहीं है, अब याद रखना है कि दो आदमी को एकदम वरदान मिला है, एक एमजी को और दूसरा स्प्रिंग फोर्स में। ये दोनों हमेशा किस कैटेगरी में आएगा, कंजर्वेटिव। ठीक है, आज के बाद याद रखना एमजी और स्प्रिंग फोर्स किस कैटेगरी में, कंजर्वेटिव। वरदान है ये, समझो। ठीक है, हा? और एक आदमी को मिला था, वरदान को उल्टा में क्या बोलते हैं, श्राप। कोई प्रूफ कर सकता है कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, कोई भी एग्जांपल से। मतलब एक भी टेस्ट अगर फेल कर गया तो ये नॉन कंजर्वेटिव में चला जाएगा। देखो इधर देखो, एक ब्लॉक यहां रखे, आगे लेके गए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस की माइनस, माइनस यहां से माइनस, फिर इसको इधर से इधर लाए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस की माइनस, माइनस। टोटल क्लोज्ड में 0 आया कि माइनस ही रह गया, माइनस ही रह गया। तो कौन सा टेस्ट फेल कर गया, सेकंड। तो कोई भी टेस्ट फेल करेगा तो किस कैटेगरी में, नॉन कर। तो आज के बाद याद रखना ये दोनों हमेशा, हमेशा का मतलब आज के बाद ऑलवेज कौन से कैटेगरी में, कंजर्वेटिव। और फ्रिक्शन ऑलवेज क्या रहेगा, नॉन कंजर्वेटिव। चलो इसको नोट डाउन करो। हेलो, हेलो, क्लास में करते हैं, क्लास को। नोट डाउन हो गया।
कौन कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव? अरे रुक जा रही है। हाँ, कौन सा? सूडो फोर्स। सब क्लास में कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? है लास्ट बेंच, टोपी उठो, बोलो कौन कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव? स्प्रिंग फोर्स। और कौन सा नॉन कंजर्वेटिव? फ्रिक्शन। ठीक है, आगे जैसे जैसे चैप्टर में फोर्सेस आएगा हम यही, हाँ बोल बोल बोल, फिर से बता रहे हैं। ब्लॉक को अगर हम इधर स्लाइड करेंगे तो फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, वर्क डन नेगेटिव। फिर यहां से जब वापस इसको लाएंगे तो फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, वर्क डन फिर से क्या होगा? नेगेटिव। यहां से लेके यहां तक आने में नेगेटिव और नेगेटिव को जोड़ेंगे तो नेगेटिव ही रह गया, तो वर्क डन जीरो की नेगेटिव? जीरो होता तो पास कर जाता, नेगेटिव हुआ तो फेल कर गया, इसीलिए इसको नॉन कंजर्वेटिव। आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ कुछ फोर्सेस ऐड होगा, याद रखना तो यहीं से रख लो। एमजी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब सारा जाएगा कंजर्वेटिव में। अगर याद रखना है तो लिख लो, नोट में लिख लो। इलास्टिक फोर्स, इलास्टिसिटी चैप्टर है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन, उसमें इलास्टिक फोर्स आएगा, तो इलास्टिक फोर्स कॉमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लास 11 में पहला चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहां, अच्छा 12th में, सॉरी। हाँ, नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन करता है? तो जब वर्क ही नहीं करता तो उसका मतलब, चलो एक बार रिपीट करना है। टॉपिक मतलब इलास्टिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों कंजर्वेटिव में जाएगा। याद रखना है तो रख लो, नहीं रखना कोई फायदा नहीं। मतलब फायदा मतलब क्या, अभी उसका क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो, पर ऐसे जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। ठीक है, चल अब इधर देखो। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक डालो, पोटेंशियल एनर्जी। इसका डेफिनेशन कोई क्लास में बता सकते हो कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी। हाँ, एमजीएच। हम पूछ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ लिखिए। हाँ, क्या तुम लोग ये कर रहा है? तुम गूंगा है जी? वो गूंगा है, या एक मूवी आता है ना कि गूंगा रहता है तो एक साथ लेके चलता है। हाँ, मूवी वगैरह में सब होता है। एक मूवी है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है वो, ब्लैक एंड मतलब, उसमें एक अंधा रहता है और दूसरा लंगड़ा रहता है साधारण। हमको ये मूवी पापा जबरदस्ती दिखाए थे, दोस्ती। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है पर बहुत बहुत बढ़िया मूवी है, अभी भी तुम बैठ के देखोगे ना तो मूवी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? नहीं नहीं, चलाना नहीं है। हाँ वो वाला। हाँ, मतलब अच्छा मूवी। एक बेचारा अंधा तो वो सिंगर रहता है, बेचारा गाना गाता ही रहता है वो, और लंगड़ा तो बेचारा पढ़ने में बहुत वो मतलब आगे वो मतलब, नहीं नहीं इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता है।
हाँ वो इंस्ट्रूमेंट बजाता था शायद, हमको मूवी अब उतना याद नहीं, पर इतना हमको याद है कि लंगड़ा पढ़ने में बहुत तेज था और ये गाना गाने में बहुत तेज था, तो दोनों दोस्ती हो गया था। तो लास्ट में एक टीचर मिला था, लंगड़ा को बोला कि तुम दोस्ती रखेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, तो फिर वो दोस्ती तोड़ दिया। अब वो नहीं, वो तो 10 रुपये हम दोस्ती तोड़ देता है। ठीक है इधर देखना मूवी, अगर टाइम मिले तो, बढ़िया मूवी है वो। चलो आगे आगे, कहाँ से कहाँ अब देखेंगे हम लोग, जिस दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा उस दिन बैठ के ही देख करेंगे, है ना। लिखिए हाँ एकदम। अगर अच्छा, अगर फाइनल इंडिया पाकिस्तान का हुआ एशिया कप, अरे कुछ ना होने वाला, बॉयकॉट वॉयकॉट। दो दो जाता है ना, फिर सेमी नहीं हो सकता ना, इधर का दो इधर का दो क्रॉस होता है। चलो इधर आगे आगे लिखो, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिखो। ए बस बस, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by a body, मतलब हम समझा देंगे, पहले लिख लो। इट इज द एनर्जी possessed by a body ड्यू टू virtue of rest, sorry virtue of position, rest बोलते हैं, ड्यू टू virtue of position और ड्यू टू virtue of its position और चेंज इन शेप, और चेंज इन शेप। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि एक, जैसे अभी तुम लोग स्कूल में पढ़ते आ रहे होगे कि अगर एक बॉडी h हाइट में है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बोलते हो, mgh, रटवा दिया गया। तो इसके पास ये जो एनर्जी आया, अच्छा कैसे प्रूव करेंगे कि इसके पास एनर्जी है, प्रूव करके दिखाओ। उसको जब छोड़ देंगे तो, उसको जैसे ही छोड़ेंगे तो उसके पास स्पीड आ जाएगा, स्पीड आ गया मतलब कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग को बचपन से सिखाया गया है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी आया, इसका मतलब उसके पास पहले से कोई एनर्जी था, वो कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल। तो ये उसका पोजीशन के कारण एनर्जी है। दूसरा, अच्छा इसी स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस कर दें, चेंज इन शेप, और इसको छोड़ देंगे तो इस ब्लॉक के पास फिर कौन सा एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आया, तो उसके पास पहले से कुछ एनर्जी रहा होगा, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल। ठीक है, लिख लिए। अब टॉपिक डालिए, अब देखो इधर समझ लो, हाँ कंफ्यूज नहीं हो इसलिए बता रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत टाइप का होता है। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा इलास्टिक फोर्स है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ ना, तो वहां पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखने का तरीका बता रहे हैं, जो फोर्स कंजर्वेटिव होगा उसी का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना होता है। कभी भी फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। नोट में एक पॉइंट लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। Potential energy is only defined for conservative forces. Potential energy is only defined for conservative forces. तो पहला पोटेंशियल एनर्जी लिखो, ग्रेविटेशनल पहला लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहला। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा यू से ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, यू से, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिफाइन करते हैं।
तो तुम लोग को ये बताया गया होगा, ये इतना जानते भी होंगे कि कोई भी बॉडी अगर h हाइट ऊपर होता है तो उसके पास एक एनर्जी होता है कितना, mg। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, ये हाइट कहां से लेते हैं, ग्राउंड से। ठीक है, चलो तो मान के चलते हैं ये वाला ग्राउंड ऐसे सीधा था, आगे जाके थोड़ा गड्ढा था और फिर ऐसे पहाड़ था, तो ये हाइट उस गड्ढे से लेंगे या उस पहाड़ से लेंगे, तो लेंगे कहां से, अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग एनर्जी। एवरेज ले लेंगे कि एवरेज कितना हाइट है। ठीक है, देखो ये सब खाली ऐसे दिमाग में अगर ये बैठा है कि ये ग्राउंड से लेते हैं तो उसको निकाल दो। हमेशा याद रखना ये जो लाइन है ना, ये रेफरेंस लाइन होता है, और ये रेफरेंस लाइन कहां लेते हैं, जहां आपका मन, आपको जहां दिल करे वहां रेफरेंस लाइन ले लेना, आंसर हमेशा आएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि हमको क्वेश्चन बनाना है रेफरेंस लाइन ले लिए 10 किलोमीटर ऊपर, ऐसा नहीं, लेने को कहीं भी ले सकते हैं, आंसर हमेशा आएगा। अब यहां से एक चीज क्या समझना है, रेफरेंस लाइन के ऊपर गया, यहां लिख देते हैं, रेफरेंस लाइन के ऊपर अगर लिखेंगे तो प्लस mgh, रेफरेंस लाइन के अगर नीचे जाएंगे तो माइनस mgh, और अगर रेफरेंस लाइन पे ही पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना रेफरेंस लाइन जहां मान लिए उसके ऊपर प्लस, उसके नीचे माइनस, और उसी रेफरेंस लाइन पे कितना होता है, 0। ये सब नोट डाउन करो, ये सब में गलती होता है प्लस माइनस में। चलो यहां तक लिख लिए सब लोग। सुनिए, हाँ, ये कौन सा एनर्जी था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लिखो। अच्छा एक मिनट, नेक्स्ट नेक्स्ट से पहले ये रेफरेंस लाइन है, अगर ये बॉडी मास m है h हाइट पर, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं mgh। अगर बॉडी कुछ ऐसा रहा तो अब हाइट किसका लेंगे, बहुत सही, ना 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 समेशन वमेशन नहीं करना है, तो याद रखना किसी भी बॉडी का एम जी एच लेना और हाइट किसका लेना है, सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जांपल अगर हमको इस रॉड का एल लेंथ मास एम है, अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, कितना लिखेंगे, एम जी इंटू सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पर होगा, इसको नोट डाउन कर लो। आगे आने वाला चैप्टर कौन सा है, हाँ, पूरा चैप्टर ही है। नोट डाउन हो गया।
नेक्स्ट लिखिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। एक तुम लोग कितना लेट करता है, जल्दी उतारो। नेक्स्ट लिखिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ रहेगा? स्प्रिंग में। देखो इधर, यहां सिंपल आपको याद रखना है कि एक स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस कर दें एक्स या फिर इलोंगेट कर दें एक्स, दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी प्लस होता है हाफ एक्स स्क्वायर। और ये एक्स क्या है? कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन। कहां से? नेचुरल लेंथ। तो यहां पर आपको एक चीज फ्रीडम क्या मिलेगा कि हमेशा जो एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव हमेशा, चाहे कंप्रेशन कंप्रेस्ड रहे चाहे इलोंगेटेड रहे, हमेशा एनर्जी पॉजिटिव। क्या? हाँ सबको यूज है, सारा पोटेंशियल एनर्जी को यूज है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी रहे। अगर तुमको डाउट लगता हो कि पता नहीं कौन सा है तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स लिख देना, उसमें अगर डाउट है तो नीचे जी लिख देना, पर सारा पोटेंशियल एनर्जी यूज है टोटल। हो गया? जल्दी। हो गया ना जी? नेक्स्ट लिखो। अब देखो इधर क्या कर रहा है, ठंडा लग रहा है, हो जाएगा, उधर से हवा इधर आ जाएगी। चलो इधर देखो, इसका फोन आ रहा है। देखो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, उसका फॉर्मूला हो गया mgh। स्प्रिंग का कितना हुआ? कितना? हाफ के एक्सेस। अब अगर इस कहानी को और अच्छे से जानना है तो बॉडी अगर h हाइट ऊपर आया तो हम यहाँ का बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी हो गया प्लस mgh। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है। तो अगर इस ब्लॉक को हम यहां से उठा के यहां तक लेके गए, यहां से लेके यहां तक
कौन कौन सा फोर्सेस लगा पहले ये बताओ। ब्लॉक को अगर हम एच हाइट ऊपर उठाएंगे कौन कौन सा फोर्सेस लगेगा। mg जब फोर्सेस का हम बात कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा होगा, और दूसरा जो हम उठा रहे हैं, अगर कोई दूसरा फोर्स उस पर लग रहा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, या एक्सटर्नल एजेंट। तो यानी कि इसको यहां से लेकर यहां तक उठाने में दो फोर्सेस लग रहा है, mg इसको किधर खींच रहा है, नीचे, और एक्सटर्नल फोर्स इसको ऊपर ले जा रहा होगा। अब यहां से लेकर यहां तक अगर हम वर्क डन बाय mg का बात करें, कितना, यहां से यहां तक, प्लस की माइनस, और जब वो एच हाइट ऊपर पहुंच जाता है तो उस समय पोटेंशियल प्लस बोलते हैं कि माइनस, प्लस। इसका मतलब, और ये mg कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। तो आपको सिंपल सा एक यहाँ फॉर्मूला याद रखना है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हमेशा बराबर होता है नेगेटिव, याद है, इसमें प्लस है तो इसमें क्या है, माइनस। और यहाँ याद रखना है डेल्टा यू। डेल्टा यू इसलिए क्योंकि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया यू इनिशियल, और ये वाला क्या हो गया, यू फाइनल। इसको नोट डाउन करो। और डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल की इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। ये नोट डाउन करो सब लोग, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, ये सब याद रखो, नहीं रखो कोई फायदा नहीं है, ये बस समझाने के लिए था। आपको याद ये वाला चीज रखना है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हमेशा नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिए होगे। एक मिनट और, उसके बाद ठंडा लगेगा। और यहां लिख लेना ऑलवेज, हाँ, हमेशा। और एक और लिख के रख लो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो होता है प्लस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, लेकिन यहां पर स्टार मार्क करके लिखना इफ वर्क इज डन वेरी स्लोली। ये हमेशा, वर्क तुम फास्ट करो धीरे से करो ये हमेशा लगेगा, लेकिन ये वाला चीज तभी बराबर होगा जब वर्क हम बहुत स्लोली करेंगे। कोई बता सकता है अगर स्पीड करेंगे तो क्यों नहीं ये लिख सकता है। अगर जल्दी हम करेंगे तो कुछ एनर्जी किसमें चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए ये वाला तभी लिख सकते हैं जब बहुत स्लोली वर्क किया जाए, और ये वाला कभी भी लिख सकते हैं, स्पीड करें स्लोली करें कैसे भी। चलो नोट हो गया यहाँ तक ना। नेक्स्ट लिखो एक टॉपिक, पहले हम इसको करवा देते हैं, ये स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सा थ्योरम था, वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब इससे देखो हम क्या क्या चीज डिराइव कर सकते हैं।
ऑल द फोर्सेस में दो ही टाइप का फोर्सेस होता है, कौन सा? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अब याद रखना कि यहां पर हम एक कंडीशन ले रहे हैं, इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव कितना हो जाए? 0। यानी कि अगर उस क्वेश्चन में नॉन कंजर्वेटिव का वर्क कितना है? 0, तो ये चीज खत्म हो जाएगा, बचेगा खाली कौन? कंजर्वेटिव। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कंजर्वेटिव को हम लोग क्या अभी ऐसा लिखे, देखो तो माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, माइनस डेल यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इसको लिखेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसको इधर ले आते हैं तो के इनिशियल और ये माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू के फाइनल, और इधर आ जाएगा तो यू फाइनल। बताना ये क्या है? अब एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। ये काइनेटिक और पोटेंशियल को अगर मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी बॉडी का, याद रखना, किसी भी बॉडी का काइनेटिक और उसी बॉडी का क्या? पोटेंशियल, तो अगर जब भी ऐड करोगे तो कौन सा एनर्जी निकलता है? मैकेनिकल। इधर का मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और बाद का मैकेनिकल एनर्जी अगर बराबर हो रहा है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड है। तो याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होता है, तो आंसर क्या दोगे? वो तभी होता है जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव कितना हो जाए? ठीक है। और इसी को जल्दबाजी में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन बोल देते हैं, लेकिन वो गलत बोलना होता है। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, कुछ भी हो जाए। तो याद करना कि हम लोग क्वेश्चन में कौन सा कंजर्वेशन लगाएंगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इसको नोट डाउन करो। अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाते हैं, और ये सीखना भी है। नोट डाउन हुआ सबका? दुर्गा पूजा कब से है? 29 को सप्तमी है। पश्चिमी 27 को है ना? हाँ, 28, 29, 30। चलिए, ये हुआ लिखना सारा। बता, लास्ट बेंच टोपी, बता मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहता है? जल्दी। हाँ जी, बगल वाला उसका दोस्त, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। वेरी गुड। उसके बगल वाला जिगरी दोस्त, बोलो। हाँ, तुम्ही को, उन लोग को आपसे स्पेशल सीट में बैठाएंगे। हाँ जी, तुम
कब होता है कन्वर्जन? वहां तक जाते जाते वर्ड चेंज हो जाता है क्या? तुम बताओ जी, तुम्हारे पीछे वाला। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहता है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होता है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो गया तो समझ जाना कि वहां क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे बोलते बोलते एनर्जी कंजर्वेशन बोल देते हैं। देखो, इधर देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहे हैं और आपको ये समझा रहे हैं कि अब से एनर्जी कंजर्वेशन यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना कब है और कैसे पहचानना है। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ म्यू का वैल्यू अगर 0 कर दे तो यहाँ से स्लाइड होगा, इसके पास एक वेलोसिटी आएगा, वो पूछा जाएगा कितना। ये चीज हम लोग कर रखे हैं कौन से वर्क एनर्जी थ्योरम्स। कभी भी तुम्हारे अंदर से ये आवाज आए कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना है तो खुद से एक सवाल पूछना है कि अगर यहां से यहां तक सबसे पहले सारा फोर्सेस एक लाइन से लिख लो, कौन कौन सा फोर्स, नॉर्मल और mg, और कोई फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, mg वर्क करेगा। अब जो वर्क करेगा उसको खाली देख लेना कि वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। mg किस कैटेगरी में आया, तो अगर उस क्वेश्चन में खाली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क किया तो तुमको एक लाइसेंस मिल जाएगा कि हम वहां पर एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब एनर्जी कंजर्वेशन अभी तक हम लोग सिर्फ दो ही पढ़े हैं, कौन कौन सा, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यही सब पढ़े हैं। जब भी हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो हमको एक रेफरेंस लाइन चूज करना है। वो कहाँ चूज कर सकते हैं, कहीं भी। अगर हम इसको यहाँ चूज करें कि हम इसी को लेवल ले लिए, इनिशियली देखो, इनिशियली मेरे पास कौन सा एनर्जी है, यहाँ पर पोटेंशियल है ना, तो इनिशियली मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है प्लस काइनेटिक कितना है, जीरो। ये हो गया मेरे पास इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल। ये जब यहाँ आ गया तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी आया, ये हो गया फाइनल। और हमको पता है कि एनर्जी कंजर्व होगा तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से फिर से वेलोसिटी आ जाएगा रूट अंडर। तरीका समझ में आया कि जब भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाना हो सारा फोर्सेस लिख लेना, जो जो जीरो उसको हटा देना, जो वर्क करेगा उसको खाली देखना कि वहां कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव हुआ तो एकदम बिंदास लगा सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर म्यू जीरो नहीं होता तो फ्रिक्शन वर्क करता, तब एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते थे। तो यही सब खाली चेक कर रहा है क्वेश्चन में, इक्वेट, क्योंकि हमको हमको पता है कि इसमें सिर्फ कौन वर्क कर रहा है, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव वर्क कर रहा है तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या रहेगा, वो किसी के कैटेगरी में नहीं आता। और नॉर्मल तुमको परेशान भी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक, और वही सब क्वेश्चन लिखते हैं जो क्वेश्चन कर रखे हैं, और जल्दी जल्दी बनाओ। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग।
और इसको एनर्जी कंजर्वेशन से करो। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। और कुछ भी लिखो तो ऐसे नहीं, समझ के लिखो कि हम क्यों लिख रहे हैं। बिना समझे कुछ मत लिखो, और जहां दिक्कत हो रहा है पूछो कि सर हम। हाँ बोलो बोलो। अच्छा हाइट भी चाहिए होगा। एच। आराम से सोच समझ के लिखो, जो भी लिख रहे हो सोच समझ के। क्या हो गया? बहुत गर्मी लग रहा है ना? नहीं आया। चल पंखा चालू कर। आ गया। अच्छा सबसे पहले देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये बॉडी यहां से होते हुए आएगा और हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब इसको कंप्रेस करेगा करेगा करेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन वही होगा जहां उसका वेलोसिटी 0 हो। यहां से लेकर यहां तक पूरा कंप्रेस करने तक कौन कौन सा फोर्स, एक एक लाइन से। नॉर्मल फोर्स बताओ। नॉर्मल, mg और स्प्रिंग फोर्स, यही तीनों है। वर्क डन बाय नॉर्मल, mg वर्क करेगा और स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा। और दोनों किस कैटेगरी में आ गया? कंजर्वेटिव। तो हमको एनर्जी कंजर्वेशन का लाइसेंस मिल गया। तो हम ये देखेंगे कि इनिशियली यहां पर हम रेफरेंस यही फिर से मान लिए। बताओ तो इनिशियली मेरे पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल, एम जी एच, ये हो गया ग्रेविटेशनल वाला। प्लस उस समय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? 0, कोई कंप्रेशन इलॉन्गेशन नहीं होगा। प्लस उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। इज इक्वल टू, ये हो गया इनिशियल का कहानी। फाइनली जब ब्लॉक यहां आ जाएगा उस समय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितना? 0 होगा ना। जब वो कंप्रेस कर चुका होगा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी 0। अभी हम क्या लिखवाए थे कि स्प्रिंग में एनर्जी अगर लिखना होगा तो हमेशा पॉजिटिव। तो यहां डायरेक्ट लिखेंगे mgh। अब देखो बहुत लोग ऐसे भी सोच सकते हो डायरेक्ट। हमको पता है कि ये सारा तुम्हारा कंजर्वेटिव है तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो एनर्जी देखो खाली ट्रांसफर होगा। यहां पर कौन सा एनर्जी था? सारा पोटेंशियल। और जब कंप्रेस हो जाएगा तो सारा एनर्जी किसके पास चला जाएगा? स्प्रिंग। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये mgh वाला सारा एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया? स्प्रिंग। इसको नोट डाउन करो।
गई थी? नारियल थोड़ी थोड़ी थी, कितना नारियल फोड़ी थी? तो अगले बार 4 फोड़ना, तो शायद हाँ रिजल्ट के दिन फोड़ देना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, पैकेज है वो, कुछ क्वेश्चन वगैरह देते, कुछ नहीं। एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क। क्वेश्चन लिखो। इनिशियली spring is in natural length. Initially spring is in natural length. Initially spring is in natural length, and block M is released, and block M is released. ठीक है? Find the minimum value. Find the minimum value of M so that 4 kg block, so that 4 kg block just leaves the ground. नहीं दिया, नहीं घर होमवर्क है। हाँ होमवर्क के लिए जा सकते हैं। हाँ होमवर्क है। हमको इसका आंसर चाहिए विद सॉल्यूशन, जिसका बन जाएगा वो हमको ला के दिखाना। हाँ आंसर दे देंगे तो फिर जबरदस्ती ले आओगे ना, बनाना इसको। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, पहला बार बनाओगे गलत ही बनेगा, फिर जब थोड़ा दिमाग खोलेगा तो शायद सही बन जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।